आज दुग्गल साहब शांति दूत हैं। अचानक से सफेद कबूतर उड़ा रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि ईरान से बात हो गई है उनकी। इनफैक्ट 2 दिन से बात चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। और इस बात से वो इतने गदगद हैं कि अगले 5 दिनों तक ईरान के ऊर्जा ठिकानों और उसके पावर प्लांट्स पर हमले रोकने की घोषणा कर दी है। उधर ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी, जो ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC से जुड़ी हुई मानी जाती है, उसने एक अनाम ईरानी सूत्र के हवाले से ये कहा है कि ट्रंप के साथ कोई सीधा या परोक्ष संपर्क नहीं हुआ है। जब ट्रंप ने सुना कि हमारे निशाने पर पूरे वेस्ट एशिया के सभी पावर स्टेशन होंगे तो उन्होंने कदम पीछे हटा लिए। तो सच क्या है? यही वो डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, धमकी दी थी कि अगर हॉर्मुज की खाड़ी नहीं खुली तो पावर प्लांट्स को तबाह कर देंगे। ईरान भी जवाबी हमले की सौगंध ले रहा था। तो अचानक से ये सब क्या हो गया? क्या ये जंग बहुत जल्द अब रुकने वाली है? इन सिग्नल्स को कैसे पढ़ा जाए, आज इसी पर बात करेंगे। मेरा नाम कुलदीप है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Candid and Rajnikantha. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। 23 मार्च को दिन शुरू हुआ तो दुनिया की नजरें होर्मुज की खाड़ी पर टिकी थीं। 2 दिन पहले 21 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि अगर 48 घंटे के भीतर होर्मुज का रास्ता नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स को ओब्लिटरेट कर देगा, उनका समूल नाश कर देगा। ट्रंप की इस धमकी पर ईरान का जवाब भी आया था। ईरान ने चेतावनी दी थी कि अगर उसके पावर प्लांट्स पर हमला हुआ तो वो होर्मुज की खाड़ी को हमेशा के लिए बंद कर देगा और पूरे मिडिल ईस्ट के ऊर्जा और पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा। यानी दोनों तरफ से धमकियों का दौर चल रहा था, आशंकाएं बढ़ रही थीं, तो उनका असर दुनिया भर के बाजारों पर भी पड़ रहा था। 23 मार्च को एशियाई शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी गई, इसमें भारत भी शामिल था। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमत $114 प्रति बैरल के पार पहुंच गई। सबके जहन में सवाल था कि 48 घंटे की मियाद पूरी हुई तो क्या होगा, लेकिन मियाद पूरी होने से पहले ही ट्रंप का पोस्ट आ गया। ऑब्लिटरेट से फिसले तो सीधे प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन पर आ गए और इसी रफ्तार से कच्चे तेल की कीमत भी फिसली और $96 प्रति बैरल पर आ गई। लेकिन जैसे ही ईरान के मीडिया ने ट्रंप के दावों को खारिज करना शुरू किया कि साहब हमारी कोई बात नहीं हुई, तो तेल के दाम फिर से चढ़ने लगे और जब हम ये शो शूट कर रहे हैं कीमत वापस $101 प्रति बैरल पर पहुंच गई है। आग पर थोड़ा पानी तो पड़ा है, लेकिन आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता। ट्रंप वेरी गुड और प्रोडक्टिव बातचीत की बात भी कर रहे हैं, लेकिन ईरान का मीडिया इस दावे को खारिज कर रहा है। तो बात हुई भी है या नहीं? तो आप कहेंगे कि ट्रंप को झूठा दावा करके जंग के दौरान क्या ही मिल जाएगा। तो ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने एक दावा किया है। उसने ईरान के विदेश मंत्रालय के हवाले से एक बयान छापा है, सूत्रों के हवाले से। इसमें लिखा है कि ईरान और वॉशिंगटन के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही है। बयान के मुताबिक ट्रंप की इन बातों का इकलौता मकसद तेल की बढ़ती कीमतों को नीचे लाना है और साथ ही अपने मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए थोड़ा और वक्त खरीदना है। बयान में यह भी कहा गया है कि कुछ पड़ोसी देश तनाव कम करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपनी चिंताएं वॉशिंगटन के सामने रखनी चाहिए, क्योंकि इस जंग की शुरुआत अमेरिका ने ही की है। देखिए, यहाँ पर अमेरिका में बच्चे जो है सो वो जो सॉफ्ट टॉयज होते हैं ना, उनसे बड़ी दोस्ती करती है। दे हैव इमेजिनरी फ्रेंड्स। वो एक बड़ा मुद्दा है अमेरिका में कि यू हैव इमेजिनरी फ्रेंड्स। तो मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप इज टॉकिंग टू इमेजिनरी ईरानियंस। वो कह रहे हैं 2 दिन से मुसलसल कंस्ट्रक्टिव डायलॉग हो रहा है और ईरानियंस कह रहे हैं हम तो बात ही नहीं कर रहे। तो आई थिंक व्हाट हैज हैपेंड इज कि 2 चीजें हुई थी। स्टॉक मार्केट काफी गिर गया था, तेल की कीमत $106 हो गई थी, जिसके वजह से काफी एलाइज पर असर पड़ रहा था। खुद यहाँ पर $1 से ज्यादा महंगी हो गई तेल की कीमत, 2.9 $2.90 से 3.7। तो ये दोनों चीजों से परेशान होकर डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि मैं एक ऐसी चाल चलता हूँ कि टेम्परेरीली दोनों चीजें बदल जाए, और फिर कह दिया उन्होंने खुद ही यूनिलैटरली जंग रोक दी 5 दिन के लिए। और देखिए आप 900 पॉइंट्स, मैं आपसे बात करने से शुरू होने से पहले 900 पॉइंट्स राइज हो गया स्टॉक मार्केट और तेल की कीमत 106 से गिर के 97 हो गई, तकरीबन $10। यानी आप सोचिए बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स
का जो नुकसान हो सकता था आज दिन भर में, वो नहीं हुआ। सो ही हैज बॉट, आप कह सकते हैं, टेम्पररी रिलीफ फॉर वो लोग जो इस जंग से इकोनॉमिकली परेशान है, बोथ इंटरनेशनली एंड डोमेस्टिकली। और मुझे लगता है कि जो ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है वो बिल्कुल सही है। he is going to use this time for planning and consolidation and also to build, क्योंकि सप्लाईज खत्म हो रहे हैं इनके पास इंटरसेप्टर्स के और मिसाइल्स के, तो वो रिप्लेनिश करने में। और सुना है कि कुछ 8,000 एक्स्ट्रा मरीन्स इस इलाके में भेज रहे हैं, तो दे विल बी इन प्लेस। एक प्लान ये है कि जो खार्ग आइलैंड है शायद उस पे कब्जा करने का प्लान। तो इन दैट सेंस ये जंग रुकी नहीं। आप कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ एक शोशा छोड़ा है, विच इज नॉट वेरी क्रेडिबल, क्योंकि उन्होंने ऐसे कई शोशे छोड़ चुके हैं ड्यूरिंग द वॉर। अगर बातचीत हुई भी है तो कई सवाल भी हैं। पहला सवाल यह है कि ट्रंप दुश्मनी का पूरा समाधान निकालने की बात कर रहे हैं, हल निकालने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? समझौते की शक्ल सूरत कैसी होगी, इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। अगर पूरे समाधान की बात करें तो अमेरिका की शर्तों के बदले ईरान खुद के लिए रियायतें चाहेगा। ईरान की लिस्ट में सबसे ऊपर होगा, जो सैंक्शंस उस पर लगे हैं, पाबंदियां लगी हैं, उनसे निजात पाए। क्या अमेरिका इसके लिए तैयार होगा? दूसरा सवाल है कि समाधान की चलिए बात मान लिया कि हो भी रही हो, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि इस कथित बातचीत का मुद्दा क्या है, क्योंकि दोनों पक्षों में असहमतियां तो कई सारे मुद्दों को लेकर है। क्या दोनों पक्ष सिर्फ एक फौरी तौर पर सीज फायर की बात कर रहे हैं, वही सीज फायर जिसे ट्रंप खुद 20 मार्च को ठेंगे पर रख रहे थे, या फिर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम पर भी बात हो रही है? इस जंग ने दुनिया को ईरान की मिसाइल ताकत का मुजाहिरा दिखा दिया है। तो क्या ईरान अपनी मिसाइलों पर लगाम लगाने को राजी होगा? ईरान के प्रॉक्सी गुट जैसे हिजबुल्लाह, हमास, हूती और इराक के शिया लड़ाके, क्या ईरान उनका साथ छोड़ने को तैयार होगा? तीसरा सवाल, इस 5 दिन की मोहलत के बदले अमेरिका को क्या मिलेगा? क्या ईरान हॉर्मुज की खाड़ी खोल देगा? ट्रंप ने यह साफ नहीं किया है। ईरान ने भी ऐसे इशारे अब तक तो नहीं किए हैं। जाहिर है कि इतनी आसानी से हॉर्मुज का रास्ता वो नहीं खोलेगा। इसी के दम पर उसने अमेरिका की नाक में दम किया हुआ है। चौथा सवाल है, अमेरिका और इजराइल दोनों कस्में खा रहे थे कि ईरान की सरकार को जड़ से उखाड़ देंगे, ईरान की जनता को आज़ाद करेंगे। उन्होंने आयतुल्लाह अली खमेनी समेत कई बड़े नेताओं की भी हत्या कर दी, लेकिन ईरान का इस्लामी निज़ाम अब भी जैसे तैसे ही सही बरकरार है। तो क्या अब अमेरिका और इजराइल उसी सरकार से हाथ मिलाएंगे, बातचीत करेंगे, समझौता करेंगे जिसे मिटाने को वो आतुर थे? क्या वे ईरान की IRGC और नए सुप्रीम लीडर के साथ दुश्मनी खत्म करने को राजी हो गए हैं? पांचवा सवाल, दावा किया जाता है कि ईरान के पास 60% तक एनरिच किया हुआ 440 किलो यूरेनियम पड़ा हुआ है। अगर ऐसा है तो उसका क्या होगा? बताया जाता है कि ये यूरेनियम इस्फहान और नतांज के ठिकानों पर अंडरग्राउंड रखा गया है। क्या ईरान इस यूरेनियम को अमेरिका या किसी और को सौंपने के लिए राजी होगा, या अमेरिका इसे ऐसे ही छोड़ देगा? क्या ये भी बातचीत का मुद्दा है? सवाल तो और भी कई हैं। अगर ऐसी स्थिति में सीज फायर होता है तो क्या इसका ये मतलब निकाला जाए कि ट्रंप तेल के बढ़ते दामों के डर से पीछे हट गए? क्या ऊर्जा संकट ने ट्रंप को ईरान के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया? तो ये तो अमेरिका ईरान की बात हुई। एक पक्ष तो इसमें इजराइल भी है, जो इस जंग में पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रहा। एक तरफ ट्रंप के बयान आक्रामक से नरम रुख की ओर बढ़े तो जंग को धीरे धीरे खत्म करने की बात भी की उन्होंने, और दूसरी ओर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इसकी इंटेंसिटी और तेज करने के संकेत दे रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू ने कहा कि इस अभियान में सिर्फ हवाई हमले काफी नहीं होंगे, जमीन पर भी कार्रवाई करनी पड़ेगी, ग्राउंड कंपोनेंट भी जरूरी हो सकता है। इसके बाद 21 मार्च को ईरान ने इजराइल के शहर दिमोना और अराद पर हमले किए। दिमोना इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी के बेहद करीब है। यहां हमले में 47 लोग घायल हुए। इन हमलों के बाद इजराइल का रुख और सख्त हो गया। रक्षा मंत्री इजराइल कात्स ने कहा कि इस हफ्ते ईरान के खिलाफ हमलों की तीव्रता काफी बढ़ाई जाएगी और इसमें अमेरिका भी शामिल रहेगा। नेतन्याहू ने भी कहा कि इजराइल अपने दुश्मनों पर हर मोर्चे पर हमले जारी रखेगा। इजरायली सेना प्रमुख का कहना है कि यह अभियान अभी सिर्फ आधे पर ही पहुंचा है, यानी आगे और भी कार्रवाई अभी बाकी है।
इसके अलावा इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हमले तेज कर दिए हैं। लितानी नदी पर बने अहम पुलों को उड़ा दिया गया है। लेबनान के राष्ट्रपति ने इसे जमीनी हमले यानी ग्राउंड इन्वेजन की आहट बताया है। यानी अमेरिका और इजराइल एक साथ एक ही जंग लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों के लिए जंग का एंड गेम और उसे हासिल करने का तरीका अलग अलग मालूम पड़ रहा है। क्या अमेरिका अपने खास दोस्त इजराइल की इच्छा को किनारे रखकर इस बार जंग खत्म करने की पहल करेगा, या नेतन्याहू अमेरिका के सीज फायर से इतर हमले जारी रखेंगे? देखिए, एग्जिट रूट का डिसीजन इज इन डोनाल्ड ट्रम्प्स हैंड। एक सबसे बड़ा मसला इनका ये है कि देखिए, वो आपको याद है इंडिया में कहते हैं टॉमी छू 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 कहते हैं ना कुत्ते को जब छोड़ते हैं। तो ये बताइए टॉमी कौन है इसमें, डोनाल्ड ट्रम्प है या नेतन्याहू? छू किसने कहा? क्योंकि अगर जंग रोकना है, डोनाल्ड ट्रम्प अगर जंग रोकते हैं तो क्या नेतन्याहू रोक देंगे? मतलब इजी से ओके स्टॉप, तो वो थोड़ी स्टॉप करेंगे। इनफैक्ट कल नेतन्याहू ने खुद से बयान दिया कि हमारी अलग स्ट्रैटेजी है, हमारी अलग गोल है, हम वो हर चीज करते रहेंगे जो इस रिजीम को डिस्टेबलाइज कर सकती है। देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प पे प्रेशर पड़ रहा है ग्लोबल इकोनॉमी का, डोनाल्ड ट्रम्प पे डोमेस्टिक, नेतन्याहू पे कुछ भी प्रेशर नहीं पड़ रहा है। ही डजंट सीम टू बी वरीड। हालांकि अभी एक अटैक में 100 से ज्यादा लोग इंजर हो गए डिमोना के पास, तो वो कह रहे हैं ये तो मिरेकल है, कोई नहीं मरा। सो ही इज टेकिंग ए पॉजिटिव आउट ऑफ सच ए बिग नेगेटिव आल्सो। तो मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रम्प अगर खुद यूनिलैटरली ये जंग रोक देते हैं तो इजराइल भी जंग रोक देगी। और जब तक इजराइल फायर करते रहेगा, ईरान वही करेगा जो फिलौत करेगा, यानी गल्फ और इजराइल को मारेगा। देखिए, अमेरिका पे डायरेक्ट कुछ हमला तो नहीं किया ना, थोड़े बहुत वो बोट्स वगैरह जो वहां है उस पर ट्राई किए उसने, तो खासतौर से जो एब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो वो शायद रुक जाए। डायरेक्ट अमेरिकन एसेट्स जो समंदर वगैरह में है उस पे रोक देगा ईरान, लेकिन जो बेसेस वगैरह है खतर में दूसरे मुल्कों में, उनको वो डायरेक्टली अटैक करते रहेगा। सो एज लॉन्ग एज इजराइल इज अटैकिंग ईरान, ईरान विल कीप रिटेलिएटिंग। तो जंग में सिर्फ यूएस खामोश हो गया, ऐसा इट बी एज इफ द यूएस गन्स आर साइलेंट एंड द वॉर इज स्टिल ऑन। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में ला गार्डिया एयरपोर्ट पर एयर कनाडा एक्सप्रेस का एक विमान लैंडिंग के समय रनवे पर एक फायर ट्रक से टकरा गया। इससे विमान का अगला हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो गया। हादसे में पायलट और को पायलट की दुखद मृत्यु हो गई, जबकि ट्रक में सवार 2 लोग घायल हुए हैं। जैज एविएशन के मुताबिक CRJ 900 विमान में कुल 72 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। टक्कर के तुरंत बाद रनवे 4 को बंद कर दिया गया। एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लागू करते हुए सभी फ्लाइट ऑपरेशंस रोक दिए गए और आने वाली उड़ानों को डाइवर्ट किया गया। हादसे में शामिल विमान CRJ 900 था, जिसे जैज एविएशन ऑपरेट करता है। इसमें करीब 76 यात्रियों की क्षमता होती है। फ्लाइट 22 मार्च की रात करीब 10:30 बजे मॉन्ट्रियल से रवाना हुई थी और लगभग 1 घंटे बाद ला गार्डिया पहुंची। लैंडिंग से पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने विमान को रोकने की कोशिश की थी। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पहले ट्रक को रनवे पार करने की इजाजत दी थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद कंट्रोलर लगातार स्टॉप स्टॉप ट्रक 1 चिल्लाता रहा। हालांकि कुछ ही सेकंड में टक्कर हो गई। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA ने एयरक्राफ्ट इमरजेंसी घोषित करते हुए तुरंत ग्राउंड स्टॉप लगा दिया। एयरपोर्ट को 23 मार्च की दोपहर 2 बजे तक के लिए बंद रखा गया है। एयरपोर्ट पर आने वाले विमानों को या तो दूसरे हवाई अड्डों की ओर मोड़ दिया गया या उन्हें वापस भेज दिया गया। दूसरी खबर ब्रिटेन से है। यहाँ राजधानी लंदन में 23 मार्च को एक बड़ा हमला हुआ। एक यहूदी वॉलंटियर रेस्क्यू संगठन की कई एम्बुलेंसेस को एक सिनेगॉग के बाहर आग लगा दी गई। सिनेगॉग यहूदियों के पूजा स्थल को कहते हैं। इस घटना को यहूदियों के खिलाफ नफरत यानी एंटी सेमिटिक हमला माना जा रहा है। आग इतनी तेज थी कि रात का आसमान रोशनी से भर गया। नॉर्थ लंदन के गोल्डर्स ग्रीन इलाके में रहने वाले लोग धमाकों की आवाज़ से जाग गए। तुरंत कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। लंदन की पुलिस ने कहा कि इस आगजनी को एंटी सेमिटिक अपराध मानकर जांच की जा रही है। सुरक्षा के लिए आसपास के रहने वाले कुछ लोगों को उनके घरों से बाहर भी निकाला गया। गोल्डर्स ग्रीन इलाका लंदन में यहूदियों की बड़ी आबादी वाला इलाका है। यहाँ कई सिनेगॉग, कई यहूदियों के धर्मस्थल स्थित हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस घटना को बहुत ही चौंकाने वाला यहूदी विरोधी हमला बताया। कहा कि ब्रिटेन जैसे देश में इस तरह की नफरत के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वहीं न्याय मंत्री सारा सेकमैन ने कहा कि इस हमले के जिम्मेदार लोगों को
कानून के तहत कड़ी सजा मिलनी चाहिए। 2021 की जनगणना के मुताबिक इंग्लैंड और वेल्स में करीब 3 लाख यहूदी रहते हैं। पिछले साल भी स्टामर ने कहा था कि यहूदियों के खिलाफ नफरत फिर से बढ़ रही है। उस वक्त मैनचेस्टर में एक सिनेगॉग के बाहर 2 यहूदी लोगों की कार से टक्कर मार करके हत्या कर दी गई थी। कम्युनिटी सिक्योरिटी ट्रस्ट नाम की एक संस्था जो ऐसी घटनाओं पर नजर रखती है, उसके मुताबिक 2024 में यहूदी विरोधी घटनाएं अब तक के सबसे ज्यादा बड़े स्तर पर पहुंच गई हैं। आज का शो समाप्त करें उसके पहले एक जरूरी सूचना। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ललन टॉप लेकर आ रहा है वहां के सोशल पॉलिटिकल किस्सों की रोमांचक सीरीज बिग बंग स्टोरी। हर बुधवार और शुक्रवार शाम 5 बजे इसके नए एपिसोड्स आएंगे। जरूर देखिएगा, फीडबैक पहुंचाइएगा। दुनियादारी यहीं तक। नमस्कार।